अच्छा सर बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह का नाम लेके। आज हमने पहले जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे कैपिटल मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट से। अच्छा जी, देखें सर, आप लोगों ने आईएएस सॉरी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ा था सर, आकाश ने रिकॉर्डिंग दी थी उसमें, जिसमें आपको बताया था कि भाई हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है और कैरिंग अमाउंट क्या होती है, करंट कॉस्ट, और इस तरीके की काफी सारी चीजें बताई थी। थ्योरी नहीं बेटा, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। छोटी सी कैलकुलेशन होती है इसमें, बस आधा घंटा मुझे लगेगा इसको कंप्लीट करने में। अच्छा जी सर, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस क्या है सर? आईएफआरएस। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा है, जो सर आकाश ने आप लोगों को पढ़ाया था वो पढ़ाया था कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। और आप लोग जो अकाउंटिंग करते हो वो करते हो आईएफआरएस के हिसाब से, सही है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है सर? सिर्फ एक गाइडलाइन दी हुई है स्टैंडर्ड की तरफ से एक गाइडलाइन दी गई है कि आप अगर इन फ्यूचर कोई आपके आईएफआरएस से चेंज होता है, कुछ अपडेशन करनी हो, कुछ चेंज करना हो, तो क्या कहते हैं, किस तरीके से, किस बेसिस पे आपने करना है। ठीक है, मतलब आपको फॉलो यही आईएफआरएस करना है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क सिर्फ गाइडेंस देता है। कुछ इसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ चीजें अकाउंटिंग करने की ट्रीटमेंट ये बताते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर क्या कहते हैं, एप्लीकेबल है, लेकिन नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। यानी आपकी चॉइस के ऊपर है, आप यूज करना चाहो तो करो, नहीं यूज करना चाह रहे ना करो। ठीक है, इसी में से एक कॉन्सेप्ट है कैपिटल का। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कैपिटल क्या होता है, तो क्या जवाब होना चाहिए आपका? मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो, सही है, जनरल कॉन्सेप्ट है। मुझे कोई ये बता सकता है कि आईएफआरएस में कैपिटल की डेफिनेशन क्या लिखी है? तो आईएफआरएस बोलता है कि कैपिटल मींस नेट ऑफ एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जनरल जो आपने एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है, अब ये बेसिकली आईएफआरएस की डेफिनेशन है कि कैपिटल क्या है? कैपिटल इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन इन अ कंपनी आफ्टर एडजस्टिंग इट्स एसेट फॉर इट्स लायबिलिटी। मतलब एसेट में से लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो कुछ भी बचता है वो आपका कैपिटल कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है आईएफआरएस में। अब अगर मैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात करना शुरू करूं सर, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में आपके पास कैपिटल होते हैं तीन तरीकों के। सही है, कैपिटल आपके पास होते हैं, वैसे दो ही लिख लो बल्कि इसको, मैं लिख के बताऊं अगर, तो पहला कैपिटल आपका कहलाता है फाइनेंशियल कैपिटल। दूसरा आपका कहलाता है फिजिकल कैपिटल। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में आपके पास कैपिटल की दो टाइप्स हैं। इसके अंदर मजीद फाइनेंशियल कैपिटल दो हिस्सों में बंटता है, एक मॉनेटरी टर्म्स और एक रियल टर्म्स। अच्छा जी, फाइनेंशियल कैपिटल इन मॉनेटरी टर्म्स और फाइनेंशियल कैपिटल इन रियल टर्म्स, ये वाली चीज जो है ये आप लोग पढ़ चुके हो। अच्छा, कैसे पढ़ चुके हो सर? जो आज तक आपने कैपिटल पढ़ा है वो यही पढ़ा है, मॉनेटरी कैपिटल। ठीक है, मतलब कैपिटल डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ करेंसी वैल्यू। ठीक है, ये वाला कैपिटल आज तक आप पढ़ते आए हो कि आपके पास लेट से जो शेयर कैपिटल आ रहा होता है उसमें रुपीज इन थाउजेंड रुपीज करके आप लोग लिख रहे होते हो ना, ये आपका नॉर्मल कैपिटल होता है। फिर उसके बाद जो आपके पास आता है रियल टर्म्स में, रियल टर्म्स का कैपिटल क्या है? बेसिकली रियल टर्म्स का कैपिटल में आपकी डेफिनेशन आती है एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू कैपिटल। सही, यानी रियल टर्म्स के हिसाब से आपका कैपिटल क्या है? द नेट एसेट्स ऑफ अ कंपनी। किसी को यहाँ तक कोई मसला? ये सारी वो चीजें जो आप तक अभी तक पढ़ चुके हो। ठीक है, अब आता है उसके बाद फिजिकल कैपिटल, जो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आपने नहीं पढ़ा। फिजिकल कैपिटल क्या कहलाता है? ये है द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एंटिटी नॉर्मली इन नंबर ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ सर? देखो, नॉर्मली अभी तक जो आप कैपिटल पढ़ते आए हो उसके हिसाब से क्या होता था
कि जो भी आपका पैसा इन्वेस्टेड है वो आपका कैपिटल है। फिजिकल कैपिटल का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो आपके कंपनी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, प्रोडक्टिव पोटेंशियल है, कि आपकी कंपनी लेट से 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, आपकी कंपनी लेट से 15,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है। तो जितने प्रोड्यूस कर सकती है फिजिकल मेंटेनेंस के हिसाब से ये आपका कैपिटल है। अच्छा, अब इसका डिफरेंस का रीजन क्या है? सर देखो, कैपिटल हम क्यों लगाते हैं, कोई बता सकता है? कोई भी मैं कंपनी बनाता हूँ, कैपिटल इंट्रोड्यूस कराता हूँ उसमें, तो कोई बता सकता है कि किस लिए लगाता हूँ? कंपनी चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए? नहीं, सारे गलत जवाब। भाई बिजनेस करने का या कैपिटल लगाने का किसी कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है? इनिशियल स्टार्ट भी नहीं होता, नहीं। वो तो इनिशियल स्टार्ट के लिए यूज होता है। मोटिव ऑफ कैपिटल क्या होता है? मोटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट। बहुत जबरदस्त। मोटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्रॉफिट। आप किसी भी बिजनेस में पैसा डालते हो, किस वजह से डालते हो? कि मैं इससे पैसे कमाऊंगा, ठीक है, मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो सर जो फाइनेंशियल कैपिटल है आपका, उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपका प्रॉफिट तब आएगा जब आपका पैसे की वैल्यू इंक्रीज होगी। सही है। फिजिकल कैपिटल मेंटेन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपका प्रॉफिट जनरेट करते हैं आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी, यानी बेसिकली आपके एसेट्स। तो कैपिटल भी आपकी एसेट्स की ही टर्म में डिफाइन होना चाहिए। ये डिफरेंस है फिजिकल और फाइनेंशियल कैपिटल में। ये चीज समझ में आती है? किसी को कोई मसला? देखो, बेसिक मोटिव सबका एक ही है, इसने भी प्रॉफिट कमाना है और इसने भी प्रॉफिट कमाना है। अब मुझे ये बताओ, अभी तक जो आप लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए आए, वो कैसे कैलकुलेट करते थे? सर आपके पास कुछ इनकम्स होती थी, कुछ आपके पास एक्सपेंसेस होते थे, नेट कराते थे तो आपके पास अल्लाह भला करे प्रॉफिट आ जाता था। यही पढ़ा है आपने। अब अगर मैं इसको आईएफआरएस की टर्म्स में दिखाऊं, आईएफआरएस टर्म्स की बता आईएफआरएस की टर्म्स में डिफाइन करूं, तो इसका डेफिनेशन बनती है, प्रॉफिट इज अर्न्ड इफ net assets at end of the period are क्या बोलते हैं, exceed net assets at start of the period। ये लाइन समझ में आती है सबको कि सर आप प्रॉफिट कब कमाते हो? आप प्रॉफिट कब कमाते हो? जब आपके नेट एसेट्स साल के आखिर में जितने भी मौजूद हो, वो साल के शुरू वालों के मुकाबले में ज्यादा हो। मतलब ये हुआ कि साल के शुरू में लेट से आपके पास नेट एसेट्स आ रहे थे 100 रुपए के, 100 रुपए के, और साल के आखिर में आ रहे हैं आपके पास लेट से 110 रुपए के। तो सर बीच में 10 रुपए का इंक्रीज नजर आ रहा है, तो आपने प्रॉफिट कमा लिया। बहुत अच्छे, बिल्कुल बिलावल, क्लोजिंग ज्यादा हो ओपनिंग से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कौन सा है सर? फाइनेंशियल कैपिटल के कॉन्सेप्ट है। फिजिकल क्या कहते हैं, मेंटेनेंस के हिसाब से, फिजिकल कैपिटल के हिसाब से आप प्रॉफिट कब कमाते हो? प्रॉफिट इज अर्न्ड इफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एंटिटी at end of period is more than that of at the start of period। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब क्या हुआ कि लेट से साल के शुरू में जब आपने अपनी कंपनी शुरू करी, आपकी कंपनी अज्यूम कर लेते हैं 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती थी। सही है। साल के आखिर में जब आप पहुंचे तो अब वही अपना कंपनी 50 की जगह लेट से 60,000 प्रोडक्ट्स बनाने के काबिल है। तो प्रोडक्टिव पोटेंशियल में इंक्रीज आया, तो फिजिकल कैपिटल के हिसाब से आपने प्रॉफिट कमा लिया। ये चीज समझ में आती है? देखो, ये है जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल। चाहो तो इसको कॉपी कर लो। एफिशिएंसी बोल सकते हैं स्कूल में। देखो, नॉर्मली हमारे ध्यान में ये आता है, जब भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी का वर्ड आता है तो लोग यही समझते हैं, हर कोई यही समझता है कि सर प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करने की काबिलियत। जरूरी नहीं है ऐसा हो, जरूरी नहीं है ऐसा हो। लेट से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मेरी कंपनी का काम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, मैं कोई प्रोडक्शन करता ही नहीं हूँ।
तो क्या यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करने की कोई फिजिकल कैपिटल का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा? सर बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा? सर मेरी इन्वेस्टमेंट साल के शुरू में जितनी थी, साल के आखिर में उससे ज्यादा हूँ। या साल के शुरू में मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट पे 10% का रिटर्न मिलता था, साल के आखिर में मुझे 12% का रिटर्न मिल रहा है। सही। तो प्रोडक्टिव पोटेंशियल का मतलब बेसिकली ये नहीं है कि नंबर ऑफ यूनिट्स का चेंज इंक्रीज या डिक्रीज। प्रोडक्टिव पोटेंशियल का मतलब आपके एसिड्स की बेटर यूटिलाइजेशन, आपके एसिड्स के ऊपर बेटर रिटर्न। ये चीज समझ में आती है सबको? अच्छा जी। सर अभी तक जितना हमने पढ़ा, कैपिटल क्या होता है, फाइनेंशियल फिजिकल का डिफरेंस क्या है, प्रॉफिट कैसे दोनों में कमाया जाता है, यहाँ तक तो किसी का कोई सवाल नहीं है। मैं इससे आगे बढ़ जाऊं? अच्छा, अब मुझे एक जरा एक चीज बताओ। लेट से एक कंपनी में चला रहा हूँ, सही है। इसके अंदर ओपनिंग इक्विटी का बैलेंस आया, अज्यूम कर लेते हैं 1,000 रुपए का, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मैंने ऑपरेशंस किए और कुछ प्रॉफिट कमा लिया, लेट से 200 रुपए का। तो साल के आखिर में मेरे पास क्लोजिंग इक्विटी आएगी कितने की? 1,200 रुपए। ये चीज सबको बनानी आती है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है किसी को। मुझे एक चीज एक मिनट के लिए रुक के ये बताओ कि आज मेरे पास 100 रुपए मौजूद है, सही है। आज मेरे पास 100 रुपए मौजूद है, मैं उस 100 रुपए से लेट से 1 किलो दाल खरीद सकता हूँ। क्या क्या आज से 1 साल के बाद उसी 100 रुपए के नोट से मैं वही 1 किलो दाल खरीदने के काबिल हूंगा? क्यों? क्यों नहीं खरीद सकता मैं वो 1 किलो दाल दोबारा से? इन्फ्लेशन बहुत अच्छे। तो मुझे एक मिनट के लिए ये बताओ, ये जो 1,200 रुपए की मेरे पास इक्विटी आ रही है साल के आखिर में, इसमें से 200 रुपए तो मैंने ड्यूरिंग द ईयर कमा लिए। 200 रुपए मैंने ड्यूरिंग द ईयर कमाए, तो मतलब साल के आखिर पे ही बेसिकली बोल लूं मैं इसको कमा लिए। लेकिन ये जो साल के शुरू के 1,000 रुपए आ रहे हैं, जो पिछले सालों से चलते हुए आ रहे हैं, क्या इस 1,000 रुपए से मैं 1,000 रुपए की चीजें परचेज कर सकता हूँ 1 साल के बाद? नहीं सर, इस 1,000 रुपए की वैल्यू थोड़ी सी डिमिनिश हो चुकी है। इसकी परचेजिंग पावर कम हो चुकी है। ये चीज समझ में आती है सबको? तो सर अब अगर लेट से मैंने लिखा क्लोजिंग इक्विटी के बैलेंस को 1,200 रुपए, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास अभी इतनी इक्विटी है कि मैं इससे 1,200 रुपए की चीजें खरीद सकता हूँ। तो क्या ये मेरा कहना सही है? क्या ये कहना सही है? बताओ, क्या ये बोलना सही है कि मैं, मेरे पास जो क्लोजिंग में 1,200 रुपए की इक्विटी आ रही है, मैं इससे 1,200 रुपए की चीजें खरीद सकता हूँ? नहीं सर, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस 1,200 में से 200 से के अगेंस्ट तो मैं 200 वाली चीजें खरीद सकता हूँ, लेकिन इस 1,000 रुपए के अगेंस्ट में 1,000 रुपए की चीजें नहीं खरीद सकता। इसकी वैल्यू कम हो चुकी है, ठीक है। इस वैल्यू की कमी को, इस परचेजिंग पावर के कम होने को हम कहते हैं कैपिटल मेंटेनेंस। कि हम अपने कैपिटल को उतने पे ही डिपिक्ट करें जितने की परचेजिंग पावर उसकी नजर आ रही है। ठीक हो गया? अच्छा, अब लेट से मैं बोलता हूं, मैंने आपको कहा कि भाई जनरल इन्फ्लेशन जो हमारी इंक्रीज हुई, लेट से अज्यूम कर लेते हैं 15% से इंक्रीज हुई। और फिर मैं एक चीज और लेके आ रहा हूँ, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। क्या होती है मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। स्पेसिफिक इन्फ्लेशन लेट से मैं बोल रहा हूँ 12% से इंक्रीज हुई, ठीक है। तो अब आपका कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या बोलता है कि सर आप अपने ओपनिंग इक्विटी को इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करोगे। याद रखो मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूँ, किस चीज को एडजस्ट करना है? सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग इक्विटी को। प्रॉफिट को क्यों एडजस्ट नहीं कर रहा? क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर ही कमाया है, साल के आखिर में आके ही कमाया है, तो उसकी वैल्यू अभी रियल टर्म्स में मौजूद है। लेकिन जो साल के शुरू से मेरे पास इक्विटी मौजूद थी, उस इक्विटी की परचेजिंग पावर कम हो चुकी है। तो देयरफॉर मेरा कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपने अपनी ओपनिंग इक्विटी को इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करना है।
अब कैसे एडजस्ट करना है सर? आपके पास दो टाइप के कैपिटल थे, एक फाइनेंशियल था और एक आपके पास फिजिकल था। फाइनेंशियल को आपने दो हिस्सों में तोड़ा, बता, एक मॉनेटरी और एक रियल। इक्विटी का ओपनिंग बैलेंस दोनों जगह पे सेम, हर जगह पे सेम ही होगा। कितने का? 1000 रुपए का, 1000 रुपए का। और यहाँ पे भी 1000 रुपए का ही ओपनिंग बैलेंस होगा। सही है। अब जब मैं इन्फ्लेशन को एडजस्ट कराने आया, अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि मॉनेटरी टर्म्स में जो फाइनेंशियल कैपिटल है, इट इज द कैपिटल दैट इज डिफाइंड इन द टर्म वैल्यू ऑफ करेंसी। वैल्यू ऑफ करेंसी का मतलब कि सर लेट से ये 1000 रुपए के मेरे पास करेंसी नोट्स मौजूद है, मॉनेटरी की बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ, ठीक है, सिर्फ यहाँ की बात कर रहा हूँ कि ये 1000 रुपए के मेरे पास करेंसी नोट्स मौजूद है। मुझे ये बताओ, क्या इन करेंसी नोट्स में कोई कमी हुई होगी? लेट से 100 100 रुपए के मेरे पास 10 नोट्स मौजूद हैं, तो क्या ये 100 100 रुपए के नोट्स कुछ कम ज्यादा हुए होंगे? नहीं सर, मेरे करेंसी नोट्स के नंबर पे कोई डिफरेंस नहीं आया होगा। वही 100 रुपए के 10 नोट जो साल के शुरू में थे, वही 100 रुपए के 10 नोट मेरे पास साल के आखिर में भी हैं। तो मुझे बताओ, क्या मॉनेटरी कैपिटल में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि सर स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है कि मॉनेटरी कैपिटल इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ करेंसी वैल्यू। तो मेरी करेंसी की में तो कोई डिफरेंस नहीं आया। ऐसा है? ये चीज समझ में आती है? तो सर मैं इसका जब मॉनेटरी टर्म्स को मैं की इक्विटी जब मैं क्लोजिंग कैलकुलेट करूंगा, तो इसमें अपना प्रॉफिट सीधा सीधा कितने का, जो 200 रुपए का मैंने कमाया था, वही डाल के मैं अपनी क्लोजिंग इक्विटी निकाल लूंगा। तो सर इसमें अभी तक डिफरेंस क्या आया? अभी यही तो करते आए हो आज तक आप लोग। कितने का? वही 1200 रुपए का। ये वाली अकाउंटिंग जो है, ये आप लोग आज तक करते आए। तो ये आपके जो क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, स्टैंडर्ड्स बनते हैं, सॉरी, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वो मॉनेटरी कैपिटल की बेसिस पे बनाए जाते हैं। मॉनेटरी कैपिटल का मतलब जो आपके एक्चुअल में करेंसी की वैल्यू है, ठीक है। इसी वजह से इसको इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट भी नहीं किया जाता। और आप इंशाल्लाह फाइनल में आओगे, ऑडिट वगैरह पे जाओगे, तो आपको ये चीज नजर भी नहीं आएगी। कोई शाद हो नादिर, कोई एक लाखों में एक कोई शायद निकला है, अभी तक मैंने तो नहीं देखी है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ रियल टर्म्स में, रियल टर्म्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? अच्छा, रियल टर्म्स की डेफिनेशन हमने लिखी नहीं, लिख लेते हैं। डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। तो ये डेफिनेशन हम लिखना भूल गए थे। नहीं बेटा, क्लास को शुरू हुए टाइम हो चुका है काफी। सर अब यहाँ पे आके मुझे अपने इन्फ्लेशन को एडजस्ट कराना होगा। क्यों? क्योंकि अब मेरा कैपिटल डिफाइन हो रहा है परचेजिंग पावर की बेसिस पे। अब मेरा इन्फ्लेशन डिफाइन हो रहा है किसकी बेसिस पे? परचेजिंग पावर की बेसिस पे। सर इस 1000 रुपए की वैल्यू जो 1 जनवरी को थी, 1 जनवरी को जो वैल्यू थी, 31 दिसंबर को वो वैल्यू नहीं रही होगी, इसमें कुछ ना कुछ कमी आई हुई होगी, ठीक है। तो मैंने बोला क्या करूंगा मैं कि भाई मैं अपने इन्फ्लेशन को एडजस्ट करूँ, सॉरी अपने इक्विटी को एडजस्ट करूंगा, इन्फ्लेशन की वजह से जो भी कमी आई है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करूंगा। तो मैंने क्या बोला, मेरी जनरल इन्फ्लेशन कम हुई है, जनरल इन्फ्लेशन हुई है 15% की। तो इस 1000 रुपए का 15% कितना निकलता है? बोरिंग कॉस्ट बेटा ये कि जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद शुरू करूंगा। 150 रुपए। तो सर स्टैंडर्ड क्या बोलता है आपको? यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आप अपने प्रॉफिट को किसके हिसाब से, जनरल इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कराओगे। तो देयर फोर मेरा प्रॉफिट कितना होगा सर? 200 रुपए का प्रॉफिट है और 150 रुपए की परचेजिंग पावर में कमी हुई है पिछले साल की इक्विटी की, तो मैंने वो 150 रुपए भी कम करा दिए। तो मेरे पास टेक्निकल टर्म्स में प्रॉफिट कितना आ रहा है? 50 रुपए का। ऐसा है? ये चीज समझ में आती है? किसी को कोई मसला यहाँ तक? अच्छा, ध्यान में क्या रखना है कि सर मैंने यहाँ पे इन्फ्लेशन का रेट कौन सा लिया है? जनरल वाला लिया है। प्रॉफिट क्यों एडजस्ट किया? अभी आ रहा हूँ, इस पे भी आ रहा हूँ, इस पे भी आ रहा हूँ। स्पेसिफिक यूज करना शुरू करना है अभी। इन थोड़ी सी देर रुक जाओ, थोड़ी देर से रुक जाओ, बताता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, रियल कैपिटल के हिसाब से मैंने क्या कहा कि भाई अपनी ओपनिंग इक्विटी को एडजस्ट करा दिया, अपनी ओपनिंग इक्विटी को एडजस्ट करा दिया जनरल इन्फ्लेशन के हिसाब से।
सही है। अब मुझे अगला सवाल मेरा है फिजिकल कैपिटल के हिसाब से। सही, फिजिकल कैपिटल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेता हूँ। स्पेसिफिक इन्फ्लेशन कितनी है सर, 1000 रुपए की, सॉरी 12%। तो ये बनता है 120 रुपए। इस हिसाब से मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 200 रुपए में से माइनस करा दिया 120, तो बना मेरे पास 80। इसका प्रॉफिट बना कितने का, 180 रुपए का। ठीक है। अब मुझे ये बताओ क्लोजिंग बैलेंस दोनों जगह की पूछूं, तो भाई यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास आ रहा है, अल्लाह भला करे, 1050 का। और एक यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 1080 का। ठीक है। ये सिर्फ ये समझ में आया कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कैसे लिया। क्या किया, सिंपली इन्फ्लेशन का रेट लिया और उसको प्रॉफिट से एडजस्ट करा दिया। अब आपके सवालों के जवाब। पहली चीज, सर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट प्रॉफिट में क्यों एडजस्ट कराया। देखो मुझे ये बताओ, जब मैं एंट्रीज पास करता हूँ तो मैं वो पास कर रहा होता हूँ फॉर द ईयर, यानी ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन के ऊपर पास कर रहा होता हूँ। ओपनिंग इक्विटी जो है मेरे पास बैलेंस शीट में किस पे आ रही होती है, एज एट डेट पे आ रही होती है, पिछले सालों से चलते हुए आ रही है। मतलब मैं जो क्लोजिंग बैलेंसेस या ओपनिंग बैलेंसेस मेरे बैलेंस शीट पर नजर आ रहे होते हैं, मैं उनको छेड़ नहीं सकता। क्यों, क्योंकि मैं उनको लॉक करके बैठा हुआ हूँ। ड्यूरिंग द ईयर जो मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ उसकी मदद से उनकी नंबर्स को आगे पीछे घुमाता हूँ। ठीक है। तो जब मैं रियल इन्फ्लेशन की की एडजस्टमेंट करने जाता हूँ तो मैं एक एंट्री पास करता हूँ, इन्फ्लेशन एक्सपेंस डेबिट, बल्कि थोड़ा सा नीचे करके लिख लें इसको, इन्फ्लेशन एक्सपेंस डेबिट और इन्फ्लेशन रिजर्व क्रेडिट। सही है, मैं अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ये चीज समझ में आती है कि मैं प्रॉफिट को क्यों एडजस्ट कर रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस को क्यों नहीं एडजस्ट कर रहा। सर इसका रीजन ये है कि मेरी एंट्रीज फॉर द ईयर के लिए पास होती हैं। जब मैं जर्नल बनाता हूँ तो उसके ऊपर हेडिंग लिखी हुई होती है ना, फॉर द ईयर, और बैलेंस शीट में जो लिखा हुआ होता है वो लिखा होता है एज एट। तो फॉर द ईयर से मैं एज एट को तो एडजस्ट करा नहीं सकता, तो मुझे मजबूरन फॉर द ईयर को ही एडजस्ट कराना पड़ता है। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या इम्पैक्ट तो पूरा प्रॉपर पहुंच गया ना। अब अगर इसी चीज को लेट से मैं इस तरीके से लिख दूं कि सर मैं बोलूं 200 रुपए का प्रॉफिट है और 150 रुपए की इक्विटी की कमी है, अभी भी मैं घूम फिर के यही 1050 पे पहुंचूंगा। अलग से नहीं, ओपनिंग प्रॉफिट, जनरल प्राइस चेंजेस देन क्लोजिंग, हाँ हाँ आप चाहो तो ऐसे अलग से, यही चीज ही चीज पे आ रहा था बेटा कि आप चाहो, आपको प्रॉफिट कम होता हुआ अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको इस तरीके से भी करके लिख सकते हो, पहुंचोगे अभी भी सही उसी जवाब पे। ये चीज समझ में आती है। अभी एक सवाल का मैंने जवाब नहीं दिया, वो ये है, एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि मैंने जनरल कब यूज किया, क्यों यूज किया, और स्पेसिफिक कब यूज किया, क्यों यूज किया। ठीक है, इसका भी जवाब दे रहा हूँ, थोड़ी देर रुको। अच्छा जी सर, अब जब मैंने फाइनेंशियल कैपिटल के हिसाब से अपनी अकाउंटिंग करी, मॉनेटरी टर्म्स के हिसाब से, तो मेरे पास कैपिटल कितना आ रहा था, 1200 रुपए का। सही है। जब मैं रियल टर्म्स में गया तो 1050 पे चला गया, और जब मैं फिजिकल टर्म्स में गया तो 1080 पे आ गया। सर एट द एंड ऑफ द डे हैं तो सारे के सारे कैपिटल ना, तो इन सबका बैलेंस भी सेम होना चाहिए। सर बिल्कुल सेम होगा, कैसे होगा, देखो आपने एंट्री क्या पास करी है, इन्फ्लेशन एक्सपेंस डेबिट और इन्फ्लेशन रिजर्व। रिजर्व पढ़े ना भी, आईए सेट बहुत सारा डिटेल में सुकून से पढ़ा है। तो सब जानते हैं कि किसी भी किस्म का रिजर्व वो किसका पार्ट होता है, वो किसका पार्ट होता है, वो किसका पार्ट होता है, इक्विटी का पार्ट होता है। बहुत अच्छे। सर किसी भी किस्म का आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व पढ़ा था, ट्रांसलेशन रिजर्व पढ़ा था, हेजिंग रिजर्व पढ़ा था, हजार किस्म की चीजें पढ़ी थी, सारी की सारी इक्विटी का पार्ट होती हैं। तो सर अब अगर मैं चेक करूं तो मुझे यहाँ पे एक लाइन आइटम और नहीं इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए कि सर इन्फ्लेशन रिजर्व का भी कुछ मेरे पास बैलेंस है। कितना, सर पहले वाला जो है मेरे पास, अल्लाह भला करे, रियल कैपिटल जो है इसके हिसाब से मेरा रिजर्व का बैलेंस कितना है, 150 रुपए का। और फाइनल जो फिजिकल है मेरे पास, इसका बैलेंस है 120 रुपए का। दोनों को टोटल करो तो मुझे ये बताओ, क्या अब मेरे तमाम बैलेंसेस सेम हो रहे हैं, क्या अब मेरे तमाम बैलेंसेस सेम हो रहे हैं। अब जहन में ये सवाल आ रहा होगा सबके कि सर करने की जरूरत ही क्या थी, जब एंड में बैलेंस सेम बनना है, यानी घूम फिर के उसी जगह पे आगे पहुंच गए, है ना। ओ सॉरी 1200।
तो ये सारी चीजें करने की जरूरत क्या थी? तो आपको याद होगा सर अहमद ने एक बड़ी काम की चीज बताई थी कि अगर आप चाहते हो प्रॉफिट ना डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो आप कोई भी प्रॉफिट से निकाल के रिटेन अर्निंग से निकाल के रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया करो। इसका मतलब क्या हुआ कि सर आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हो जो आपकी रिटेन अर्निंग में मौजूद होता है। ये बेसिकली 1050 रुपए, 1050 रुपए या इस केस में 1080 रुपए, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये वो बैलेंस है जिसकी बेसिस पे आप अपने प्रॉफिट्स को बांट सकते हो, और ये आपका एक्चुअल में इक्विटी का बैलेंस है। समझ में आ रही है बात? सिर्फ इस वजह से करते हैं कि हम पीएनएल रिटेन अर्निंग में से कुछ अमाउंट निकाल के एक इन्फ्लेशन रिजर्व में डाल देंगे। ठीक है, अब बारी आती है आपका आखिरी सवाल जो आप सबके ध्यान में चल रहा है कि सर मैंने जनरल कब यूज किया और क्यों यूज किया, सिमिलरली स्पेसिफिक कब यूज किया और क्यों यूज किया। डेफिनेशन के पास अगर मैं आऊं तो मैंने क्या लिखा था, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, रियल टर्म्स में मैंने लिखा था। मतलब क्या किया मैंने सर, मैंने पूरी एंटिटी को समराइज कर दिया एक ही जगह पे, मैंने पूरी एंटिटी को समराइज कर दिया एक ही जगह पे। अब मैं स्पेसिफिकली किसी एक एलिमेंट को उठा के नहीं बोल सकता कि भाई इसमें इतना इंक्रीज आया, इसमें इतना डिक्रीज आया। मैं पूरी एंटिटी एज अ होल जज कर रहा हूं कि मेरी एंटिटी एज अ होल की परचेजिंग पावर पे क्या डिफरेंस आया। इसी वजह से जब मैं एंटिटी एज अ होल को कंसिडर कर रहा हूं तो इसीलिए मैं उसके अंदर जनरल इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ले रहा हूं। लेकिन जब मैं जाता हूं फिजिकल कैपिटल के हिसाब से, फिजिकल कैपिटल में हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो सर प्रोडक्टिव कैपेसिटी को तो मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ ना कि भाई ये वाला जो एसेट है, ये वाला जो प्लांट है, इसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इतनी इंक्रीज हुई है, ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है इसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इतनी इंक्रीज हुई है। तो मतलब फिजिकल कैपिटल के कॉन्सेप्ट में मैं अपने इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को स्पेसिफाई कर सकता हूँ टू दी एसेट। ये चीज समझ में आती है? बस इसी वजह से मैं अपने रियल कैपिटल को किसके हिसाब से एडजस्ट कराता हूँ, अपने रियल कैपिटल को एडजस्ट कराता हूँ मैं जनरल कैपिटल के हिसाब से, सॉरी जनरल रिजर्व इन्फ्लेशन के हिसाब से। और फिजिकल कैपिटल को मैं एडजस्ट कराता हूँ किसके, स्पेसिफिक कैपिटल के हिसाब से। फिजिकल को स्पेसिफिक से अगेन क्यों करते हैं, क्योंकि सर मैं अपनी इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को एसिड के स्पेसिफिक कर सकता हूँ कि भाई ये वाला जो प्लांट है इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं इनकी प्राइसेस में इतना इंक्रीज हुआ, ये वाला जो प्लांट है इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं इनकी प्राइसेस में इतना इंक्रीज हुआ। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसीलिए मैं फिजिकल कैपिटल में स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेता हूँ। ये चीज समझ में आती है सबको? बस सर ये है आपका कॉन्सेप्ट कैपिटल मेंटेनेंस का। क्या कॉन्सेप्ट है कि सर आपके, अगर मैं फाइनेंशियल टर्म्स में बात करूं तो इक्विटी एट द ओपनिंग डेट कैन नॉट परचेज द सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स एज इट वाज एबल टू परचेज एट द फर्स्ट डेट। मतलब साल के शुरू में, अंग्रेजी जबान अच्छी निकलती नहीं है हमारी, उर्दू जबान में बोल देते हैं कि सर ये साल के शुरू में जो 1000 रुपए है, साल के आखिर में पहुंच के इसके इस 1000 रुपए की एफिशिएंसी वो वाली नहीं रही, अब एफिशिएंसी में इसकी कमी आ चुकी है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, इन्फ्लेशन नहीं 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 बेटा, डेप्रिसिएशन इज यूजेज ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन इज यूजेज। ठीक है, इन्फ्लेशन बेसिकली इंक्रीज इन प्राइसेस है। ठीक है, सवाल मैं बता रहा हूँ बेटा कैसे आते हैं, ये कॉपी कर लो जल्दी से। 2 मरतबा इसके एमसीक्यूज आए हैं, वो दोनों दिखा देता हूँ मैं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो बेटा ताबिश, मैंने शुरू यहाँ से किया कि भाई आपके पास कैपिटल दो टाइप्स के हैं, फाइनेंशियल कैपिटल और फिजिकल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल को आप मजीद दो हिस्सों में तोड़ते हो, एक आपका कहलाता है मॉनेटरी टर्म्स में और एक कहलाता है रियल टर्म्स में। मॉनेटरी टर्म्स का कैपिटल की अकाउंटिंग आप लोग आज तक पढ़ते आए हो, जो आप लोग नॉर्मली अकाउंटिंग कर रहे हो वो मॉनेटरी टर्म्स के बेसिस पे करते हो। मॉनेटरी टर्म्स का मीनिंग ये है, मॉनेटरी टर्म्स का मीनिंग ये है कि करेंसी की वैल्यू के हिसाब से अकाउंटिंग करते हो। कि सर लेट से अगर मेरे शेयर कैपिटल के बैलेंस में 1000 रुपए आ रहे हैं, 100 रुपए के नोट्स आ रहे हैं, 10 नोट मैंने शेयर कैपिटल के तौर पे रखे हुए हैं, तो ये मेरी मॉनेटरी वैल्यू है। सही है। और अगर मैं रियल टर्म्स में बात करूं, रियल टर्म्स का मतलब है आप परचेजिंग पावर की बेसिस पे बात कर रहे हो। ठीक है, परचेजिंग पावर मतलब वही वाली बात कि सर साल के शुरू में अगर मेरे पास 1000 रुपया मौजूद था, तो उस 1000 रुपए से जो साल के शुरू में मैं चीजें खरीद सकता था, साल के आखिर में वही चीजें दोबारा से नहीं खरीद सकता मैं। मतलब उसकी परचेज करने की कैपेसिटी कम हो चुकी है। ठीक है, तो रियल टर्म के कैपिटल को आप क्या कहते हैं मेंटेन करते हो, आप इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इसके अंदर डालते हो ताकि आप उसकी ओरिजिनल क्या कहते हैं परचेजिंग पावर के हिसाब से उसको शो कराओ। सिमिलरली फिजिकल कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल कैपिटल की मीनिंग है द इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द एंटिटी। तो अगर लेट्स से प्रोडक्टिव पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूं, तो प्रोडक्टिव पोटेंशियल कहां से डिपिक्ट किया जाता है सर? वो डिपिक्ट किया जाता है एसिड की परफॉर्मेंस से। तो अगर एसिड, एक स्पेसिफिक एसिड की परफॉर्मेंस को मैं जज कर रहा हूँ तो सर इस एसिड की स्पेसिफिक इन्फ्लेशन भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ।
कि भाई इस एसेट से आने वाले प्रोडक्ट जो है वो 10% से इंक्रीज हुए, इनकी प्राइसेस या 12% से इंक्रीज हुई। ठीक है, बस ये बेसिक चीजें थी इसके अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, मैं जरा सवाल करा दूं एक आध इसका जो आपके पास में आए हैं दो। अच्छा सर, पहला सवाल देखिए जरा क्या बोल रहा है कि एन एंटिटी मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,50,000 फॉर द ईयर 2020 बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक हो गया। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास मौजूद था कितने का, 1.5 मिलियन का। ठीक है। ड्यूरिंग 2020 स्पेसिफिक प्राइस इंडाइसेस वर 15% while जनरल प्राइस इंडाइसेस वर 10%। मतलब स्पेसिफिक इन्फ्लेशन आपकी 15 की आई और जनरल इन्फ्लेशन 10 की आई। हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड फॉर 2020 अंडर फिजिकल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट। तो पहली चीज मुझे ये बताओ, फिजिकल कैपिटल की मेंटेनेंस में कौन सा इन्फ्लेशन रेट यूज किया जाता है? स्पेसिफिक, बहुत अच्छे। तो सर मुझे अपनी ओपनिंग इक्विटी को एडजस्ट करना है स्पेसिफिक इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो मेरी ओपनिंग इक्विटी कितनी, सवाल ने बताया 1.5 मिलियन। स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट 15%। ये कितना बनता है, 2,25,000। ऐसा है, 2,25 ही बन रहा है ना बेटा। बेटा स्पेसिफिक 15% है ना। सही। तो सर अब इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अपनी ओपनिंग इक्विटी को 2,25,000 के हिसाब से एडजस्ट करना है। कहाँ से एडजस्ट कराऊंगा, प्रॉफिट में से एडजस्ट कराऊंगा। तो सर मेरे पास प्रॉफिट है कितने का, 5,50,000 रुपए का। इन्फ्लेशन कितनी आई सर इसके अंदर, जो एडजस्ट करानी है मुझे, 2,25,000। एडजस्ट कराऊं तो क्या बनता है बेटा, स्पेसिफिक 15% है ना, जनरल इंडाइसिस 10% है। 3,25,000। तो सर मेरे जो प्रॉफिट रिपोर्ट होगा वो कितना रिपोर्ट हो रहा होगा, 3,25,000 रुपए। समझ में आता है ये सवाल? देखो इस इतनी सी कैलकुलेशन के 2 मार्क्स देता है वो आपको। बेटा शहीर, बात आपकी सही। देखो शहीर ने बोला कि सर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हुई तो प्रॉफिट हुआ, तो इन्फ्लेशन होगी तो उससे प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। बिल्कुल मेरी जान, मैं प्रॉफिट को एडजस्ट नहीं कर रहा, मुझे एडजस्ट असल में किसको करना है, इक्विटी को एडजस्ट करना है। असल में एडजस्ट किसको करना है, अपनी ओपनिंग इक्विटी को एडजस्ट करना है। अब मसला ये है कि ओपनिंग इक्विटी को एडजस्ट करने के लिए और कोई सोल्यूशन है नहीं मेरे पास, मुझे अपने प्रॉफिट को ही कम करना पड़ता है। मतलब अगर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हटा दूं तो मैंने प्रॉफिट कमाया था 200 रुपए का, लेकिन इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्योंकि ओपनिंग इक्विटी में डालना था, ओपनिंग इक्विटी का बैलेंस आ रहा है एज एट, और अकाउंटिंग एंट्री में पास कर रहा हूँ फॉर द ईयर। तो प्रॉफिट मैंने कमाया फॉर द ईयर, तो इसी के अंदर जाके एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, प्रॉफिट आपकी बात बिल्कुल सही है, 200 रुपए का ही है, लेकिन इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट मुझे प्रॉफिट में डालना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा अब जल्दी से इसका एडजस्टमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 बताओ जरा, क्या आंसर बनता है? फहद का कहना है बी बन रहा है। नहीं बेटा बढ़ेगी क्यों, इन्फ्लेशन की वजह से मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई ना। इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर कम हो गई, तो जो इक्विटी में 1,000 रुपए पे रखा हुआ था उससे 1,000 रुपए की चीजें खरीद नहीं सकता मैं। वही वाली बात है, पहले मैं लेट से सिगरेट खरीदता था 10 रुपए की, अब मैं वही सिगरेट खरीद रहा हूँ 15 रुपए की। तो वैल्यू कम हो गई ना मेरी करेंसी की, मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई ना। अब उस 10 रुपए से वो सिगरेट नहीं आ पा रही। अच्छा भाई बाकी सबका कहना है सी आंसर है। चेक कर लेते हैं भाई, कैसे चेक होगा। तो प्रॉफिट कमाया 4,80,000 का बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ओपनिंग कैपिटल कितना है, 1.1 मिलियन। और कैपिटल मेंटेनेंस कौन सा है, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में हम कौन सा यूज करते हैं, जनरल। तो सर 1.1 मिलियन का जनरल इन्फ्लेशन इम्पैक्ट 12% है ना, तो 12% से मल्टीप्लाई किया कितना बनता है ये, 1,32,000।
बेटा इब्रार 15% से नहीं ना, 12% से मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर। अच्छा ये मेरा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ गया। इसके अंदर अगर मैं प्रॉफिट एडजस्ट कराऊं, प्रॉफिट मैंने कमाया 4,80,000, नेट कराऊं कितना बनता है 3,48,000। ठीक है भाई। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, एक मिनट रुको। हाँ चलो भैया, देखो करंट कॉस्ट होती क्या है। हाँ बेटा ऐसे ही सवाल आते हैं या एमसीक्यू, कोई थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो मैं ना सबको ये सजेस्ट करूंगा एक मर्तबा ये वाला चैप्टर ना पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक पूरा चैप्टर गो थ्रू करते हुए जाना। एक मर्तबा इसका एमसीक्यूज आया, यहाँ से दिखाता हूँ। कहाँ चला गया ये ट्रू एंड फॉल्स वाला। सीधा सीधा यहाँ से मेरे ख्याल से शायद नंबर केस ए या केस बी कोई एक था, ये उठ के सीधा सीधा एमसीक्यूज में आ गया था। ठीक है, तो मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा कि एक मर्तबा ये वाला चैप्टर लाजमी पढ़ना। और कब पढ़ना, पेपर से एक दिन पहले। नहीं बेटा, रिग्रेशन एनालिसिस पहले हुआ करता था आपके कोर्स में, अब नहीं है। रिग्रेशन हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स हो गए, ये सारी चीजें, सिंगल एंट्री हो गई, ये सब कुछ पहले हुआ करता था, अब नहीं है आपके कोर्स में। अच्छा भाई, करंट कॉस्ट के बारे में डेफिनेशन क्या बोल रहा है? द कॉस्ट ऑफ एन एसेट, इक्विवेलेंट एसेट एट द मेजरमेंट डेट, कंप्राइजिंग द कंसिडरेशन दैट वुड बी पेड एट द मेजरमेंट डेट प्लस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट दैट वुड बी इनकर्ड एट दैट डेट। करंट कॉस्ट, बस देखो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली क्या बोल रहा है कि आप अपने एसेट की, आप अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को, आप अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को शो कराओ उनकी आज की वैल्यू पे, कैरिंग अमाउंट पे, बस। और कुछ नहीं है इसके अंदर। कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीकेकार आप सबको पता है क्या होता है कि सर परचेज प्राइस प्लस इनडायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ये सबको पता है। चैप्टर नंबर बेटा मेरे ख्याल से शायद 9 है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के नाम से चैप्टर है। करंट कॉस्ट बेसिकली क्या है सर, कि आप अपने एसेट को कितने पे वैल्यू करोगे एट द टाइम ऑफ परचेज। सबको पता है कि एट द टाइम ऑफ परचेज आप अपने एसेट को कहाँ पे शो कराते हो, तब परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। नहीं नहीं बेटा, फ्रेमवर्क के अंदर ही है ये सारी चीजें, फ्रेमवर्क के अंदर ही। डिविडेंड को एडजस्ट नहीं करते, बिल्कुल सिर्फ प्रॉफिट एडजस्ट होता है। अच्छा भाई, सब यहाँ पे हैं। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, कैपिटल मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट में किसी का कोई सवाल है? मैं इसको कंक्लूड कर दूं कि सर हमने कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया। अच्छा, अब एक छोटा सा इशू है कि मुझे अभी कॉल आ गई है, मैं, चलिए सर मैं यहाँ पे क्लास ऑफ कर रहा हूँ। पीडीएफ में आप लोगों को रात में भेज दूंगा, अभी मुझे फौरन भागते हुए जाना है उड़ते हुए। तो रात में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह पीडीएफ भेजता हूँ, ठीक है? ओके सर, अल्लाह हाफिज।